तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर 2020 एग्ज़ाम के बारे में। ओके। बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे से कि कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब ऑलरेडी जनवरी आ गया है और 115 116 दिन आई थिंक रफली इसी तरीके से बचे हुए हैं। तो मैंने पहले एक स्ट्रेटजी बनाई थी, बट तब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। अब उसी स्ट्रेटजी को रीड्रॉ करके हमने फिर से कोशिश करी है कि आपको एक स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल टाइप चीज़ बताई जाए जिससे कि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सको। अब इस वीडियो को देखने के बाद टाइम आपको थोड़ा सा फ्री निकालना है अपने लिए। पेन और पेपर लेकर बैठना है एक शांत सी जगह पर, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपको लग रहा है उसमें आपको एनालाइज ही करना है। और प्लेन पेपर पे, A4 शीट पेपर पे, चाहे 2 शीट लग रही है 4 शीट लग रही है, एक अपना प्लान ड्रॉ कर लेना है स्ट्रेटजी के साथ, और उस पर कल से ही लग जाना है। अगर आप सीरियस हो एग्ज़ाम को लेकर और कि आपको निकालना है सिलेक्शन को लेकर, तो आप ये चीज़ करोगे और आप देखोगे स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक अपना रूटीन चेंज कर रहे हो, राइट। बट कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि हाँ, काम कर रही है चीज़। ओके। सो स्कीम के बारे में हम सबको पता ही है कि भाई 100 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, इस बार भी 100 ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है। 2 घंटे का पेपर होता है, तो ऑब्वियसली 0.83 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें होती है, तो थोड़ा यूपीएससी अलग तरीके से फॉलो करता है नेगेटिव मार्किंग को और मार्क्स वगैरह को, राइट। तो उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो हो सकती है। ऑलरेडी मैं 1-2 वीडियोज इन पे बना चुका हूँ उसकी मार्किंग स्कीम पे और स्ट्रेटजी और इंट्रोडक्शन वगैरह पे, तो उस पर नहीं जाएंगे, राइट। अब स्टार्ट अगर हम करेंगे इंग्लिश से और दूसरे सब्जेक्ट्स पर जाएंगे, तो हम सारी चीज़ों को एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। और जो 1-2 लोगों से मैंने पूछा जो ईपीएफओ में अभी काम भी कर रहे हैं, इंग्लिश का जो सेक्शन है उसी के क्वेश्चंस पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं 20 क्वेश्चन के करीब आते हैं, राइट। उसे ही पहले स्टार्ट करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ नहीं होते हैं, इजी होते हैं। यूपीएससी का इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड होता है प्रीलिम्स में, जैसे यूपीएससी पूछती है, ये सब बहुत टफ नहीं होता है, ईजी होता है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। द की इज़ कि एक्यूरेसी अपनी हाई रखनी है। प्रिपेयर इस तरीके से करना है कि भाई इंग्लिश में हमारे 20 में से एटलीस्ट 17-18 क्वेश्चन तो सही हो ही हो। ओके। और एक्यूरेसी हाई हो। अगर हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2 क्वेश्चन गलत हुए, 18 सही हुए, ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो गए, 17 सही हुए। इस तरीके से अपने को एक्यूरेसी रखनी है। आपको एक बहुत अच्छा हेड स्टार्ट मिलेगा, बहुत अच्छा एक तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको पेपर में ही कि हाँ, मेरा इंग्लिश अच्छा हुआ है। उसके बाद इंग्लिश के बाद आप करोगे क्वांट, क्योंकि क्वांट के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको सीधा सीधा आप सॉल्व करके एक आंसर आता है, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। 15-16 क्वेश्चंस आपको क्वांट के मिलने की उम्मीद है, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के। और इजी क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं होते। अगर आप एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हो, मैं उसी हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि बैंकिंग के क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। बैंकिंग वालों को भी ईजी पड़ेंगे, क्योंकि बैंकिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े और टफ आते हैं, थोड़े से ट्रिकी आते हैं। तो बैंकिंग वालों को सीजीएल के क्वेश्चन ओके लगेंगे, बट अलग से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि सीजीएल में फार्मूला बेस्ड और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इस एग्ज़ाम में भी सीजीएल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, तो आप इजीली उन्हें कर दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट है तो। उसकी हम बात इसमें करेंगे वीडियो में। ओके। तो आपने इंग्लिश और मैथ्स अगर कर ली, क्योंकि मैथ्स में सॉल्व करना होता है तो थोड़ा टाइम भी लगता है।
इन 35 क्वेश्चंस के करीब में से आप आराम से 30 क्वेश्चंस अगर सही कर लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक काम हो जाता है। ओके, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पर जाएंगे। सो सबसे पहले जो इसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि मेक योर ओन टाइम टेबल। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। सबका रूटीन अलग अलग होता है। ओके, कुछ लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, कुछ लोग रात को देर तक पढ़ते हैं। ओके, तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल ड्रॉ करना है। ये पॉइंट आप लिख लो कि भाई आप मॉर्निंग में सुबह को जल्दी उठने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या रात को लेट तक पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैं सुबह को जल्दी उठकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, उस हिसाब से मैंने बनाया। बट आप इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करके अपने हिसाब से कर सकते हो। राइट। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, मतलब कि फाइनल ईयर में, और आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके पास जॉब अभी नहीं है, तो आपके पास पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम है और एक एडवांटेज है। तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है आपको। और जो जॉब वाले हैं, जो कि काफ़ी लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम में से जुड़े हैं वो जॉब ही कर रहे हैं, उनके लिए एक सेपरेट टाइम टेबल होगा। उन्हें वीक डेज़ में कम टाइम होगा, वीकेंड्स में ज़्यादा टाइम होगा। तो वीक डेज़ का उसी हिसाब से टाइम अपने को निकालना है कि जॉब भी हो रही है और उसके बाद अपना काम भी हो रहा है। अभी तो ज़्यादातर लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो एक ये फ़ायदा हो गया है। ओके, तो उसको आप उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अपने काम के साथ। अगर आप अपनी जॉब के टाइमिंग में अभी फ्री हो तो थोड़ा कुछ पढ़ सकते हो, लाइक करंट अफेयर्स ही पढ़ लिए, नहीं तो इंग्लिश वगैरह पढ़ ली। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका, टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो। ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, या एसएससी सीजीएल वगैरह के एस्पिरेंट्स हैं, बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं, तो सारे एग्जाम्स होते हैं। राइट। तो ये देख कर ही आपको करना है। अभी 115 के करीब दिन है, हम 100 दिन के करीब का एक स्टडी प्लानर या टाइम टेबल लेंगे। 15 दिन आपके पास बोनस है। प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ये याद रखना है। प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। प्लानर को आप रफली फॉलो करोगे, अपनी अपने आप बनाकर उसे एक दीवार पे चिपका दो, जिससे कि आपको दिखता रहे और आप फॉलो उसे कर सको। एक डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपने 3-4 दिन फॉलो किया और फिर भटक गए, फिर नहीं हो पाएगा। एक डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो और किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। तो उनके लिए तो आपको टाइम निकालना ही निकालना है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उससे आपकी क्या है, दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी हो रही है। और स्टार्ट करना है अपने को स्मॉल छोटे स्टेप से। एकदम से ऐसा ही नहीं कि भाई मैंने आज बताया और आपने कल 8 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर 3-4 दिन में देखा वो 8 घंटे से 4 घंटे हो गए, फिर आप बोर हो गए। अभी टाइम है हमारे पास, आराम से अच्छा खासा टाइम है। तो स्मॉल स्टेप्स से छोटे स्टेप्स लेने हैं और इंक्रीमेंट करते जाना है, बढ़ाते जाना है अपने टाइम को। ओके, और हर सेक्शन पे ध्यान देना है। तो देखते हैं वो कैसे हो सकते हैं। जो जिस तरीके से मैंने बनाया उस तरीके से देख लेते हैं, आप उसे अपने तरीके से बनाइए। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है और मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए और देने पड़ेंगे। अगर आप सीरियस हो, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है। अभी चक्कर क्या है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिटी, जो अच्छी टेस्ट सीरीज़ है वो सही से नहीं पता लग पाई है। हालांकि ऑलिव बोर्ड देता है, टेक्स्ट बुक भी देता है, ग्रेड अप भी शायद देता है, 3-4 देते हैं। बट क्वालिटी किसकी अच्छी है, ये मैं आपको एनालाइज करके रिसर्च करके बताऊंगा। ओके, मैं कांटेक्ट भी करने की कोशिश करूंगा ऑलिव बोर्ड वालों से, क्योंकि वहाँ पे एक दो लोगों को मैं जानता हूँ और काफ़ी अच्छा, बैंकिंग में उनका बहुत अच्छा नाम है। और टेक्स्ट बुक का भी अच्छा है, सीजीएल वगैरह के लिए टेक्स्ट बुक बेटर है। तो अगर मुझे पता लगता है और कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो वो मैं आपको बताऊंगा टेस्ट सीरीज़ के बारे में। बट वो मार्च या अप्रैल की बात है। सॉरी। सिलेबस अगर हम देखें, जनरल इंग्लिश में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आते, फिर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए 12 से 16, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज, इसमें ये 12 से 16 नहीं आएंगे। ये फिगर गलत हो गई है। एक्चुअली इसमें एटलीस्ट 18 से और 26-27 क्वेश्चन के करीब आते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ दो अलग अलग टॉपिक्स हैं और अब तो लेबर कोड्स भी आ गए हैं। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, क्वांट और जनरल मेंटल एबिलिटी,
जनरल साइंस, कंप्यूटर्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इतने इस तरीके से रफली क्वेश्चंस रहते हैं। आप देखो कि हर सेक्शन पे यूपीएससी ऑलमोस्ट बराबर का ही ध्यान देती है। एक एक दो क्वेश्चन इधर उधर होंगे, बाकी नहीं। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई लेबर कोड्स आ गए हैं अब तो लेबर लॉज की क्या ज़रूरत है करने की, लेबर लॉज की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने एक चीज़ बिल्कुल ध्यान नहीं दी कि यूपीएससी ने जो सिलेबस में मेंशन किया है वो लेबर लॉज किया है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही सिलेबस है। तो जो सिलेबस में मेंशन है यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन देगा। ऑब्वियसली लेबर कोड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट इश्यूज में भी आ जाता है, ये करंट अफेयर्स में भी आ जाता है, और लेबर कोड से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। बट लेबर लॉस को नहीं छोड़ना है। ईपीएफओ जो सुपर सिंप्लीफाइड बुक है, हमने उसमें लेबर लॉस, सारे इंपॉर्टेंट लेबर लॉस लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट उनके पॉइंट्स लिए हैं। बाकी के जो पॉइंट्स हैं कुछ, वो एज एम सी क्यूज आपको ई बुक में भी मिल जाएंगे और सुपर सिंप्लीफाइड में भी मिल जाएंगे, राइट। अब इंग्लिश से अगर हम स्टार्ट करें तो डेली आपको इंग्लिश करनी है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, ईजी है। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे, एक तो आपके दूसरे एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो रही है उसमें, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, राइट। तो जो एसएससी सीजीएल वगैरह की बैंकिंग की तैयारी करें वो तो इजीली अच्छे से इंग्लिश कर सकते हैं, उनकी गलत नहीं होनी चाहिए। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले हैं वो हो सकता है कि इंग्लिश पे उतना ध्यान ना दे पाए, बट वो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ेंगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, उनकी इंग्लिश अपने आप कवर हो जाती है। इस लेवल की जो इंग्लिश जो ईपीएफओ में आएगी आराम से कवर हो जाएगी। आप अगर वेल रेड हो, आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन जो वोकेबलरी के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आप अगर 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से 4 में से 3 तो आपको आते ही होंगे, या 2 आते होंगे, एक में गैस लगाओगे, थोड़ी सी तैयारी करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो आते ही क्या, एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड, idioms एंड phrases, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फाइंड द एरर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट भी आ सकता है, और आपका वो भी आ सकता है कि एक पैराग्राफ दिया उसके बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, लास्ट टाइम नहीं आया था बट आ सकता है, ओके। तो ये सब अपने देखा जाए तो एसएससी सीजीएल टाइप के क्वेश्चंस है, आराम से। एसपी बख्शी की बुक आती है, उसके बारे में देखेंगे, बट पहले मैं आपको सुपर सिंप्लीफाइड ईपीएफओ के बारे में बता देता हूँ। ऑलरेडी बुक लॉन्च हो चुकी है, 5-6 दिन हो चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिला है। जो पैकेज उसमें एक बुक और एक ई बुक है। ई बुक आपको मार्च में करंट अफेयर्स के बाद मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप हमने बना लिया जिसमें से काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, और वहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व होते हैं। अभी उतने ज़्यादा नहीं हो रहे, गोइंग फॉरवर्ड वो भी बढ़ेंगे। और जो डाउट्स हैं एस्पिरेंट्स के, वो मैं क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ उसी ग्रुप में, ओके। तो वो एक्सक्लूसिव ग्रुप है, उसकी एक्सेस आपको मिलेगी, ओके। अब डेली जो वोकेबलरी है वो आप जेड से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जेड से बहुत कम वर्ड्स हैं, वाई से भी कम है, तो एक आपको लगेगा कि हाँ भाई 3-4 मेरे अल्फ़ाबेट्स तो कवर हो गए हैं। मैंने ऐसे ही करा था एक्चुअली अपने टाइम पे जो भी एग्ज़ाम्स दिए थे, राइट। तो ये साइकोलॉजिकली एक चीज़ होती है। बाकी आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो जो कुछ मेजर वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आप बना के नोट्स बना सकते हो, उन्हें रिवाइज कर सकते हो। इन जनरल भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे, आगे लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। बुक का मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, एक ये बुक आती है। और अगर आपके पास और कोई बुक है सीजीएल की बैंकिंग की, वो भी सफिशिएंट है, कोई ऐसी बात नहीं। आर एस अग्रवाल की बुक आती है, या और भी बुक्स आती हैं, ओके। तो मैंने एसपी बख्शी पढ़ी थी, तो मैंने वो आपको बता दिया, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मुझे इंग्लिश के मिलेंगे, वो मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप पे। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग आती है हमारी, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए। और भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करो तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपकी इंग्लिश कवर होगी और जीके भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी, राइट। तो न्यूज़पेपर आप आधा घंटा, 40 मिनट, 30-40 मिनट्स आप दे सकते हो, और चाहो तो उसमें से नोट्स बना सकते हो न्यूज़पेपर में से, कुछ न्यूज़ की या फिर आपके वर्ड्स की, ओके। बट ई बुक में मोस्टली कवर होंगे करंट अफेयर्स वगैरह, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसे आप देख सकते हो इंग्लिश डेली टारगेट। अगर हम एसपी बख्शी लें तो 50-50, आप 51 वर्ड, कितना टाइम लगता है? 50 1 वर्ड को एक बार या 2 बार पढ़ने में आपका 10 से 12 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एट मैक्स, ओके, इतना निकाल सकते हो। 50 ईडियम्स में भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लगेगा, 50 वर्ड्स में भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लगेगा, ओके। तो ये 3 चीज़ अगर आप 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लोगे ना,
तो आपकी पक्की हो जाएंगी। तो इंग्लिश में जैसे वन वर्ड्स वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स वगैरह आते हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आपको आंसर आता है, आपके मार्क्स पक्के हैं। तो इस तरीके से आप ये ना डेली कर सकते हो, राइट। और इंग्लिश का ऐसा है कि आपको ज़रा सा भी फ्री टाइम मिले, भाई आपको 15 मिनट का फ्री टाइम मिला तो आपने इसमें से एक टॉपिक निपटा लिया, सिंपल। आप अपनी जॉब से भी फ्री टाइम जरा सा मिल रहा है लंच में या कभी भी, आप आराम से निपटा सकते हो आधा घंटे में 2-3 टॉपिक। तो इंग्लिश के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको टाइम चाहिए। तो इंग्लिश की यही एक अच्छी बात है। फिर एक एक चैप्टर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस वगैरह पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश की थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो रूल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं, उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो कि क्योंकि और भी एग्जाम्स का पार्ट है, तो 1.5 से 2 घंटा दिन में दे सकते हो इंग्लिश को, ओके। अब ये जो टाइम है आपका, आप दोपहर में अपना दे सकते हो। जैसे आपने सुबह को स्टार्ट करा, सुबह का टाइम मैं बताऊंगा किस लिए रखना है आपको, ओके। तो इंग्लिश आप इस तरीके से चाहो तो कर सकते हो। क्वांट, अब क्वांट कॉमन फॉर ऑल एग्जाम्स, हर एग्जाम में आती है, तो क्वांट पे अपने को ध्यान तो देना ही है, ओके, क्योंकि हर एग्जाम का पार्ट है। तो आपको वो डेली करनी है क्वांट। अर्ली मॉर्निंग क्वांट एडवाइजेबल होती है, क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो एकदम फ्रेश होता है सुबह को, आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आपकी स्पीड भी तेज़ रहेगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी रिटेंशन ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप मॉर्निंग में क्वांट करोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश है, बॉडी भी फ्रेश है, तो आपका सॉल्व करने का मन भी करेगा। जो रात में जगने वाले लोग हैं वो रात में कर सकते हैं क्वांट को, कोई ऐसी बात नहीं है, ओके। बट आई स्टार्टेड विद आई यूज्ड टू स्टार्ट विद क्वांट, मेरी जो तैयारी होती थी। नंबर सिस्टम्स, इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो नंबर सिस्टम से एवरेज है। ये मैंने लिखा हुआ है कि कितने दिन आप इन्हें दे सकते हो, 2-2 घंटे अगर आप दो नंबर सिस्टम। अब तरीका क्या होता है कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो काफ़ी दिनों बाद, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज आप फार्मूलाज उनके पढ़ोगे, एक आध आप सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह देखोगे, तो पहला आधा घंटा तो आप उसमें लगाओ, 20 मिनट अच्छे से समझने में, फार्मूलाज को लिखो, एक पेपर पे लिख लो, ओके। फेयर उस पर लिखो जिससे कि आप रिवाइज भी कर सको, क्योंकि फार्मूलाज को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में फार्मूला भूल गए तो आपके बहुत इजी से नंबर चले जाएंगे और नेगेटिव भी आ सकते हैं, राइट। आपने फार्मूलाज पढ़े, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरीके से आप पहले दो 5-10 क्वेश्चन इजी लेवल के कर लिए, फिर थोड़े टफ लेवल के कर लिए। और इसके लिए जो बुक है वो आप एसएससी सीजीएल की बुक्स ले सकते हो, या फिर जैसे कैट की, सर्वेश वर्मा की जो बुक्स आती हैं उनमें इजी लेवल के क्वेश्चन अगर आपके पास है। तो क्वांट का क्या है कि कोई भी बुक अच्छी सी चलेगी, आपकी आर एस अग्रवाल वगैरह भी बहुत आराम से चलेगी। एवरेजेस एंड मिक्सचर हो गए, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें वाइड नहीं है टॉपिक, तो आप आराम से कर सकते हो। सीरीज एंड प्रोग्रेशन भी एक दिन का ही टॉपिक है, 2 घंटे का ही टॉपिक है, इसके फार्मूलाज ही ज़रूरी है। और सीरीज एंड प्रोग्रेशन का क्या है कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से, बट फिर भी अपने को तो करना है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इजी चैप्टर होता है। और परसेंटेज का क्या होता है कि टाइम का खेल होता है, आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, आपको परसेंटेज इसका पता है, सपोज़ करिए कि भाई कहीं पे 7/8 आ रहा है और आपको उसे परसेंटेज में करना है, तो आप कैसे करोगे, राइट। तो अगर आपको वो चीज़ याद है आपके माइंड में, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, तो आप आराम से बता दोगे कि एक के जो 8 पार्ट्स होते हैं, एक के अगर हम 8 पार्ट्स करेंगे कितने होंगे, अगर 4 पार्ट्स करेंगे तो 25 होगा एक पार्ट, 8 पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट होगा 12.5, राइट। तो 7/8 होगा आपका 87%, 87.5%, इस तरीके से, ओके। तो ऐसे ही 1/9 क्या होता है आपका, राइट। 1/11 क्या होता है, 1/11 इज 9.09%, 1/9 इज 11.11%, इस तरीके से। तो अगर आपको ये कुछ कैलकुलेशंस आती हैं और टेबल्स वगैरह आते हैं तो काफ़ी इजी हो जाएगी मैथ्स, टाइम भी आपका काफ़ी बचेगा। और एग्जाम्स के लिए भी ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसे ही टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनमें 2-2 दिन देने होते हैं, क्योंकि इनमें भी कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड वर्क में भी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी। तो हर तरीके का क्वेश्चन आप कर लेते हो तो अच्छा है, ओके। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन ही करोगे, आपके 20-22 दिन लगेंगे। सिंपल है, मॉर्निंग का टाइम आप रिजर्व रखो
क्वांट के लिए, 20-22 दिनों के लिए, और सारे टॉपिक्स एक बार निपटा लो। कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसके लिए 2 दिन और बफर में रखो, तो आप कुछ भी नहीं तो 4 दिन रखो, 25-26 दिन, 1 महीना तक क्वांट अच्छे से निपटाओ पहले। ओके। और डेली जो आपकी क्वांट की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, कम से कम 100 क्वेश्चंस की होनी चाहिए, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, इस तरीके की आपकी होनी चाहिए। ये मैं सजेस्ट करता हूँ पहली बार में। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। फार्मूलाज आपको लिखना है, क्योंकि आप उसे रिवाइज भी कर सकते हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि तब आप पे टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चंस करो, बैठो, राइट। सुबह को कितनी बजे उठना है वो आपके ऊपर है, आप 5:30 भी उठ सकते हो, 6:30 भी उठ सकते हो, उसी हिसाब से आप बना के चलो। बट पहली बार में ही आप 2 से ढाई घंटे तो करो, कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे। उसमें आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो, स्टार्टिंग अपनी स्टार्ट। अब ये मैंने टाइम दे रखा है, बट इसे आप देख लो और अपने हिसाब से आप रिवर्क कर लो इस टाइम को। शाम का टाइम जो है, जब आप दोपहर, आप सेकंड सिटिंग में अगर इंग्लिश वगैरह पढ़ते हो, जो जॉब वाले हैं वो अपनी जॉब के साथ ही कर सकते हैं, फिर जॉब खत्म होने के बाद थोड़ा रिलैक्स वगैरह करके जब आप पढ़ोगे, तब आप एक एक सब्जेक्ट उठाओगे, क्वांट और इंग्लिश को छोड़कर। सपोज करिए सबसे पहले आपने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उठा लिया, और उसको आप डेली आप 1 से 1.5 घंटा दे पा रहे हो, या क्योंकि ऑब्वियसली जल्दी उठने वाले हैं, वो रात को जल्दी सोना भी चाहिए, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आप 2 दिन के बाद फॉलो ही नहीं कर पाओगे ये चीज़, राइट। तो एक रात को रखना है कि भाई अपने को 10 साढ़े 10 तक तो सो जाना है। तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा अगर आप मेरे को मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा इधर उधर से। जॉब वाले अपनी जॉब के टाइम में से जब भी फ्री है वो निकाल सकते हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं उन पे तो टाइम की कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो वो कर सकते हैं, राइट। अब जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, राइट। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, कि भाई है क्या अकाउंटिंग, कितने टाइप्स की होती है, क्या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यूपीएससी जैसे पूछता है। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट एसेट्स लाइबिलिटीज़, की भाई एसेट इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा तो किस में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके। जो सुपर सिंप्लीफाइड जो बुक है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी दे रखे हैं। 2-3 बार आप उन्हें पढ़ोगे बुक में से, 2-3 मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल देखोगे, उसके बाद आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, थोड़ी देर 5-10 मिनट उन्हें गूगल पे एग्जाम्पल दे सकते हो, आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे पढ़ना होगा उसमें थोड़ा सा। तो जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप सुपर सिंप्लीफाइड बुक को फॉलो कर रहे हो, आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो वहाँ पे लिखा हुआ है उससे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाएगा। बट कोई चीज़ समझनी है तो आप गूगल की हेल्प बिल्कुल लो। ओके, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है उनकी हेल्प आप बिल्कुल लो। अदर टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो बुक में गिवन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। तो वो आपका जितना टाइम लग रहा है, बट शाम का टाइम आप एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। आइडियली 6 से 7 दिन आपको लगने चाहिए, अगर आप सही से कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट को ख़त्म होने में 10 दिन भी लग रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। छोटे मोटे आप अपने नोट्स बना सकते हो, अगर आपके पास सुपर सिंप्लीफाइड बुक है तो आप पेपर पे ही उस उन्हीं बुक में ही कहीं पर लिख सकते हो, राइट। तो फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद और इम्पॉर्टेंट जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं वो हम पहले करने की कोशिश करेंगे, राइट। सुपर सिंप्लीफाइड बुक आपको अगर पैकेज में लेनी है तो 400 रुपीज़ मैंने आपको बताया था, उसके अलावा अगर आपको सिर्फ बुक चाहिए तो 280 रुपीज़ shop.exambit.in पर अभी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूट्यूब चैनल पे भी है, फेसबुक पेज पे भी है, shop.exambit.in ईजी से लिंक है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बुक लाने की पूरी प्लानिंग है, बट कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग के लिए जो सुपर सिंप्लीफाइड बुक है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, बट
ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें 100% अकाउंटिंग को कवर किया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं सारे, बट फिर भी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहो तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छे से समझना है, टीएस ग्रेवाल की भी एक बुक आती है। अदरवाइज आप बुक से पढ़ो, कोई भी चीज़ आपको ज़रा सी भी समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए, उसका थोड़ा सा और बेसिक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, तो गूगल से आप देखो। गूगल से देखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मेरी अकाउंटिंग पे वीडियो सीरीज़ भी है यूट्यूब चैनल पे, एग्जाम में पे, वो आप देख सकते हो। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है। ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, ये आप सुपर सिंप्लीफाइड बुक में से कवर कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हैं। उसके अलावा जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो ई बुक में आपको मिलेंगे। ओके, एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्या है कि कोई एक बुक नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स हैं मोस्टली। उनमें से आप क्या पढ़ोगे, बहुत डीप में भी दिया होता है, डिटेल में भी दिया होता है। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उसी लेवल की लैंग्वेज होती है, तो थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम होती है। चाहो तो पढ़ सकते हो, बट उतनी कोई ऐसी ज़रूरत अपने को है नहीं उसमें। राइट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर ज़रूर एक बार जाके देखना, सारी चीज़ें वहाँ पे कि अबाउट अस करके होता है कि क्या करती है, ये सब करती है। ओके, कवर होगा, वो भी कवर होगा किसी वीडियो के थ्रू और नोट्स के थ्रू, बट फिर भी आप जाकर देख सकते हो। तो ये जो है, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ है, ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट होने के बाद उसी टाइम स्लॉट में आप लेके आओगे। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसमें स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोग्राम्स, मोस्टली यही चीज़ें होती हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो होती हैं। ओके, वो सब अराउंड 42 ईपीएफओ सुपर सिंप्लीफाइड में कवर है, और उसके बाद की जो है वो ई बुक में कवर है। ओके, इसमें क्या है कि आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि स्कीम्स के फीचर्स होते हैं कुछ, बहुत सारे फीचर्स होते हैं स्कीम्स के, उन्हीं पे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू उन्हीं फीचर्स पे आता है। ओके, सो ऑल अबव इज फर्स्ट रीडिंग और रिवाइजिंग टू स्टार्ट। तो ये सब पहली रीडिंग की चीज़ें हैं। आप एक बार पहली रीडिंग कर लोगे, साइकिल कंप्लीट कर लोगे, फिर आप 3 या 4 दिन बाद उसे फिर से रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम टाइम में। सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की हम अगर बात करें, तो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन होता है। ओके, अब यूपीएससी वालों को ये बहुत अच्छे से पता है, जो सीजीएल वाले हैं उन्हें भी पता है। राइट। उसके बाद इकोनॉमिक थिंकर्स वगैरह होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम की, ये बहुत अच्छे से बुक में कवर है। उसके बाद आपका कंपटीशन वाला पार्ट भी कवर है, मॉनेटरी पॉलिसी कवर है, इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से कवर है, फिस्कल पॉलिसी कवर है। उसके बाद आपका और 2-3 टॉपिक्स हमारे उसमें कवर है। इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लिए हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट लगे वो लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी वाइड है। और इकोनॉमिक्स की आप एक बुक रमेश सिंह की आती है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और 1-2 बुक्स आती हैं वो कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कहाँ से डिराइव हुआ, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसके। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, और इम्पॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स हैं वो हो गए। सफिशिएंटली बुक में कवर है। पहले आप बुक में से वो चीज़ कर लेना। थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहो कि पार्लियामेंट के बारे में ये सब, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आपको पता ही है। तो इन चीज़ों, इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनकी प्रिपेयर्ड है ये सब चीज़ें। ओके, उसके बाद आपके ट्राई टू सॉल्व यूपीएससी सिविल सर्विसेज, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह के आप क्वेश्चन सॉल्व करो। हिस्ट्री में ओनली मॉडर्न हिस्ट्री के। ओके, अगर आपके पास है तो आप उन्हें सॉल्व करो। कंपाइल करने की मैं कोशिश करूँगा, और टेलीग्राम पे डालने की भी कोशिश रहेगी उन क्वेश्चंस को जो यूपीएससी के। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक पार्ट सुपर सिंप्लीफाइड में गिवन है, आप वो तो पढ़ो ही पढ़ो। ओके, और आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सारे,
इजी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 100% 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ उन्हें कर सकते हो। ओके, तो 1 या 2 दिन आप कंप्यूटर करो, एक ही दिन में आपका, आई थिंक जो मेरी बुक में है वो 1 या 2 घंटे में आपका कवर हो जाएगा, उसे ही आप रिवाइज करो। बाकी जो कुछ अगर लगता है वो ई बुक में आएगा। ओके, तो ई बुक में क्या है कि सारे ही सब्जेक्ट्स का कुछ कुछ थोड़ा सा आएगा आपके, एक तरीके से बूस्टर, मैं इस ई बुक को कहता हूँ कि आपकी जो ऑलरेडी जो फंडामेंटल्स बने हैं सुपर सिंप्लीफाइड से, वो ई बुक से और थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, थोड़ा वाइड हो जाएंगे। फिर करंट अफेयर्स अपने को करना ही है, 2020 के और 2021 के करंट अफेयर्स अपने को करने हैं। इसमें न्यूज़पेपर भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स हम भी कवर करेंगे। फिर बजट आएगा, तो बजट भी इम्पॉर्टेंट होगा इस एग्ज़ाम के लिए अभी। ओके, इकोनॉमिक सर्वे और बजट वो भी कवर होगा, राइट। उसके बाद हमारा हमारा जो टारगेट रहेगा कि जो पहली पहली रीडिंग है वो जनवरी से फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग तक कवर हो जाए, मार्च फर्स्ट हाफ तक। उसके बाद फिर हमारे रिवीजन रहेंगे और टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह रहेंगे। मॉक टेस्ट का थोड़ा सा पंगा है, बट उसको हम पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। फिर जनरल साइंस हमारी आती है। ओके, वो भी हमारी फर्स्ट रीडिंग इसी तरीके से होगी। नेक्स्ट एन सी आर टीज़ में से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कंपाइल करने का काम चल रहा है एन सी आर टीज़ को, वो आपको दी जाएगी। ओके, तो जनरल साइंस में से अपनी पूरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो, बट बहुत वाइड है यार। ओके, ऐसी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सुपर सिंप्लीफाइड बुक में आप देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइमलाइन कवर है, सोशल रिफॉर्मर्स उसके कवर है काफ़ी सारे, जिनमें से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फ्रीडम फाइटर्स, रोल ऑफ विमेन, विमेन फ्रीडम फाइटर्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, तो वो सब इसमें कवर है इस एग्ज़ाम के लिए। और हिस्ट्री में तो आप लोगों की वैसे भी तैयारी ऑलमोस्ट होती है। बाकी स्पेक्ट्रम हिस्ट्री आती है राजीव अहिर की, अच्छी बुक है, यूपीएससी वालों को सबको पता ही है। ओके, सो फर्स्ट रीडिंग और जो रिवीजन, पहला जो रिवीजन है वो मार्च फर्स्ट हाफ या 20 से 25 मार्च तक कवर करके हमारे पे अप्रैल का पूरा महीना बचेगा, जिसमें हमें मॉक टेस्ट देने हैं, बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। और मोस्टली आपको ध्यान देना है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इन 4 पे तो आपको ध्यान देना है, बाकी तो आपके होते रहेंगे और एग्जाम्स की वजह से भी। ओके, रिवाइज करना है बार बार इन्हें, एम सी क्यू सॉल्व करने हैं बार बार, और मॉक टेस्ट देने हैं। ओके, सो इसमें यही है, मॉक टेस्ट आप एटलीस्ट 10-12 मॉक टेस्ट तो दो ही। अप्रैल में आप कोशिश करो कि भाई आपके 7 से 8, क्योंकि मॉक टेस्ट आप अप्रैल में स्टार्ट कर सकते हो, 7 से 8 मॉक टेस्ट अप्रैल में दो। उससे भी आपका पता लगेगा, आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पता लगेगा कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने चाहिए। ओके, एटलीस्ट 60% से ज़्यादा एम करो ही करो। जो अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी है, दे शुड एम फॉर 65 to 70% मार्क्स। तो कितनी एक्यूरेसी लानी है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनेगी। ओके, और भी जो लोग हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यही कहता हूँ, उससे लोग यही पूछते हैं कि भाई कितने करें तो सिलेक्शन हो जाएगा, या कितने करें तो सही है। आपको अपना बेस्ट देना है, आपको एक अपने माइंड में टारगेट बना के नहीं चलना है, अपना एक बेस्ट देना है। बस आप प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ्स है उनको देख के चलिए कि भाई इतना तो मिनिमम होना चाहिए, इतना तो तैयारी उस हिसाब से करिए करिए, क्योंकि आपका कंपटीशन लाखों लोगों के साथ है, इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ओके, अपने वीक एरियाज को पहचान कर अप्रैल में उन्हें ही टारगेट करना है। बाकी जो हमारे बुक के सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ हम हैं ही, टेलीग्राम के ज़रिए हम कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। ओके, और पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कराई जाए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, स्टार्ट कर दीजिए अब। थैंक यू।